दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी। अपना मोर्चा .com की ओर से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड में आप सबका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हमने तय किया है कि हम राजनेताओं से बातचीत करेंगे, कलाकारों से बातचीत करेंगे, संस्कृति कर्मियों से बातचीत करेंगे, कुछ राज्य के देश के अच्छे पत्रकारों से बातचीत करेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बगैर किसी काट छाट के सीधे और तेज सवालों के साथ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम के पहले मेहमान हैं रंगकर्मी संतोष जैन। जैन साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका धन्यवाद। जी, मैं बताना चाह रहा था जैन साहब के बारे में कि जैन साहब रंगकर्म तो उन्होंने खूब किया ही, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लंबे समय तक संतोष जैन सक्रिय रहे और उसके बाद जब राजनीति में वो कूदे तो उन्हें विद्याचरण शुक्ल और पुरुषोत्तम कौशिक जैसे दिग्गजों का भी साथ मिला। तो आइए आज हम जानते हैं उनसे जीवन के कुछ उनके रोचक और अनछुए पहलू को। जैन साहब जी, मैं निवेदन कर रहा था, थोड़ा सा आप फैल के बैठ जाते तो हम अपने दर्शकों को से भाई मैं फैल के बैठ भी सकता हूँ और आप जितना बोलो उतना फैल भी सकता हूँ। लेटिएगा मत बस। लेकिन सवाल ये है कि मैं इतना फैल चुका था, पहले 100 किलो वजन था, अभी अच्छा। मेरा 78 किलो आ गया है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको समेटा है अपने आप को। अच्छा। तो मेरे शरीर की तरह ही मेरे जो कर्म वो भी फैले हुए हैं बहुत। जी। जिसका आपने जिक्र किया। तो जैन साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछ इसलिए रहा मैं था। सिमटा रहा हूँ तो ठीक रहेगा। नहीं, ठीक है। हाँ। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा था, आपको याद होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। जी। और उस समय आपकी एक टीम, मुझे याद पड़ता है, कुछ अखबारों में उस समय छपा भी था और हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग पढ़ा करते थे। तो आपकी एक टीम शिमला गई हुई थी। जी। और नाटक लेके साथ प्रेम साइमन का मुर्गी वाला नाटक था। तो उस समय बहुत सारे नौटंकीबाज लोग आपके साथ गए थे और कुछ नाटक के पहले नाटक हुआ था और नाटक देखने के बाद कुछ नाटक हुआ था। थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या नाटक था? देखिए, वो बहुत यादगार पल था। वो क्या था? वो पहली बात ये बता दूं कि मैंने वो जो शिमला हम जो नाटक देने गए थे मुर्गी वाला, तो उसके बाद में मैंने समीक्षा भी मेरे नवभारत में, मतलब मेरे इतिहास में पौन पेज पे नवभारत में वो छपी भी थी और पहली बार मुझे पारिश्रमिक भी मिला था। अच्छा। और उसका टाइटल था दहशत के 10 दिन। अच्छा। हालांकि दहशत बाहर थी, बाहर मतलब हम जहाँ गए थे स्टेशन के बाहर और तमाम पंजाब में, देश में, लेकिन हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसका। अच्छा। तो चूंकि आपने कहा कि पहले एपिसोड में थोड़ा सा गंभीर नहीं होना है। अच्छा। और कुछ मनोरंजक बातें होनी चाहिए, कुछ अच्छे संस्मरण जिससे लोगों के चेहरे पे अब मुस्कान आएगी, नहीं आएगी। आजकल लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया, बहुत रोते हैं मोदी की वजह से। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन कोशिश करता हूँ। हाँ जी। मैं भी आजकल बहुत परेशान हालात देखकर, अच्छा। लोगों के रवैये देखकर, अच्छा। है ना, तो थोड़ा मेरे भी मुस्कान कम हो गई है। अच्छा। तो कोशिश करूंगा कि मैं अपने पुराने संस्मरण के जरिए कम से कम आपके चेहरे पर। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि वो थिएटर का जो नाटक के अंदर जो नाटक हुआ था उसको थोड़ा सा जी। नाटक ऐसा हुआ था राजकुमार भाई कि आप तो जानते हैं, आप भिलाई में थे उस समय। शिमला में जो नाट्य स्पर्धा हुआ करती थी, बहुत क्रेज था उसका। भिलाई स्टील प्लांट के लोग जाते थे, हम लोग जाते थे और देश भर से लोग जाते थे। बहुभाषी नाट्य स्पर्धा। जी, उसका 2 कारण था। एक तो हम लोगों को कंसेशन मिलता था उस समय। एक तो ये था कि बहुत कम पैसों में हम लोग चले जाते थे। तो मैं मुर्गी वाला नाटक लेके गया और जब मैं वहाँ पहुँचा, ये सन जून की बात है, 84। जी। जब हम स्टेशन पर उतरे दिल्ली के स्टेशन पर, तो पता लगा कि हमको हमारी ट्रेन शाम को है और कालका ट्रेन जो उसको बोलते हैं, कालका जी होकर जाती है वो शिमला। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब हमारे पास पैसे हुआ नहीं करते थे उस समय, सब नाटक करते थे, कुछ थैली फैला के पैसा कलेक्ट करते थे, इस टाइप का आलम था। तो मेरे साथ लगभग 12-14 लड़के लड़कियों का हुजूम था। उसमें एक चंद्रकांत शुक्ला भी थे, रवि दुबे थे, चंदू शुक्ला फेमस थे वो। हालांकि वो हमारे ड्रामे में बहुत कम रोल करते थे, लेकिन हम ऊर्जा बनाए रखने के उनको साथ रखते थे। और रवि दुबे थे, इस कहानी के मेन हीरो रवि दुबे। अच्छा। पहले पार्ट के शिमला वाले, सेकंड में चंदू आएंगे। तो जब हम दिल्ली स्टेशन पे पहुंचे तो हम लोगों ने पता लगा लगेज रूम कहाँ है, जहाँ पे सब रखे जाते हैं। अच्छा। हमने कहा हम सामान रख देते हैं और सामान रखने के बाद में हम लोग दिल्ली घूमेंगे थोड़ा बहुत, अब आए हैं तो हम लोगों ने लगेज में सामान रख दिया। कुछ लड़के इधर उधर से उनका सामान इकट्ठा करके लगेज रूम में रख दिया। और लग के जब हम आए 10-11 बजे, तो उस प्लेटफार्म पर अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन जो जाने वाली है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि
ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में शुरू हो गया है और चारों तरफ से गाड़ियां ट्रेनें सब बंद कर दी गई है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उस समय हमको नहीं थी, लेकिन ये जरूर थी, दहशत का एक माहौल हमने स्टेशन में देखा। अच्छा। कि जिनको दूर जाना था, आना था, सारे लोग परेशान, बदहवास, और इंक्वायरी में भीड़ लग गई। तो पता लगा पंजाब में कुछ सिख वाले मामलों को लेकर कुछ ऐसा हुआ है सेना और उनके बीच में कि जिससे वो पूरे देश में जो है ये एक दहशत का माहौल हो गया है। लेकिन ये जरूर था कि ट्रेन हो सकता बाद में जाएगी। अच्छा। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग क्यों ना दिल्ली घूम लें, हो सकता है ट्रेन ना हो तो वापस चले जाएं, जैसा भी होगा। तो हम 10-12 लड़के जब इकट्ठे हुए प्लेटफार्म पे, तो हमारे एक मित्र थे, हमारे कलाकार। अच्छा। जो सिपाही का रोल करते थे मुर्गिया वाला में, रवि दुबे। अच्छा। वो अचानक आए और बोले मेरा अटैची कहाँ है? तो हमने कहा भाई हमरा अटैची वगैरह तो सब रखवा दी लगेज रूम में, और वो खाली चड्डी में था। अच्छा। अब सवाल ये हुआ कि जब घूमने जाना है तो ऐसे ही 1-2 और भी लड़के थे, लेकिन वो कम से कम चड्डी बनियान में थे या अच्छा था उनके पास में कुछ छुपाने लायक। अच्छा। अब हम लोग मुश्किल में कि भाई ये लड़का चड्डी में कैसे जाएगा क्या। तब तक एक लड़की जो थी, मैंने किसी के पास कुछ है, तो हमारे एक कलाकार के पास में लेडीज गाउन था। अच्छा। तो नहीं, वो जो कलाकार था वो चड्डी में घूम रहा था, नहाने गया था वो। अच्छा, कपड़े कोई ले गया था क्या उसके? हाँ, कपड़े वो छोड़ के गया था। अब हम चूंकि वहाँ वेटिंग रूम में रखवा रहे थे, हमने कहा ले जाओ सबके। अच्छा। तो सबने जाके वेटिंग रूम में रखा के और लॉकअप तो करके मतलब वो स्टेशन पे आपका जो कलाकार था केवल चड्डी पे घूम रहा था? चड्डी पे घूम नहीं रहा था। हम लोग जब उतरे, अच्छा, प्लेटफार्म पर रुके, तो कुछ लोग कोई बाथरूम चला गया, कोई कहीं चला गया। तो वो लड़का सोचा गर्मी है या जो भी जैसा भी है जून में, तो वो नहाने चला गया था। अच्छा अच्छा। तो खाली उसके बाद में चड्डी थी, चड्डी पहन के गया था ना? हाँ, चड्डी पहन के गया था, चड्डी में आया। अच्छा, ठीक है। तो बोले मेरे कपड़े कहाँ हैं? हमने कहा यार कपड़े तो सब रखा दिए। ठीक है। तो हमने दौड़ा कि भाई जो क्लार्क रूम है, क्लार्क रूम कहते हैं उसको, वहां से ले आओ। तो पता लगा कि वो 2-3 घंटे बाद खुलेगा। अच्छा। बंद करके चला गया। अब मुश्किल, फिर मैंने कहा क्या किया जाए, घुबरी जाना है। तो एक लड़की के पास में गाउन एक्स्ट्रा था। अच्छा। जो लंबा चोंगा सा पहनती, नाइट गाउन। नाइट गाउन। तो हमने कहा यार ये पहन लो तुम, अपने को चलना है दिल्ली। हाँ, आपने उस समय का उनको बाबा रामदेव बना दिया। हाँ, तो वो जैसे उसने पहना, और अचानक वहाँ एक फकीर था। अच्छा। तो फकीर के हाथ में जो वो मोर पंख के लंबे लंबे रहते हैं। अच्छा। तो अब क्योंकि हम लोग नाटक वाले थे तो हमारे दिमाग में खुरापात आई कि क्यों इसको बाबा बना दिया जाए। तो हमने उसके हाथ में एक वो दे दिया मोर पंख वाला, और गाउन के ड्रेस में, और रवि दुबे वैसी थोड़ा सा हाव भाव और एकदम उसमें नौटंकेबाज आदमी। और अचानक किसी ने हमारे बीच आवाज निकाली, अब्बुज बाड़ वाले बाबा की। अच्छा। हमने कहा जय जय, अब्बुज बाड़ वाले बाबा की जय जय जय। ये हुआ कि 12-14 लोग। अच्छा, हम लोग को दूसरा वहाँ पे एक बदमाशी और की, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी में बात शुरू कर दी। अच्छा। और लोगों को बता रहे हैं बाबा बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। अच्छा। बहुत दूरिया ले आए हैं, जंगल ले आए, बहुत पहुंचे हुए। एक और पर हाथ रख दे सिर पे, समझ लो तर गए, बब्बूजवाड़ा वाले बाबा की जय जय जय। अबूजमाड़ का बाबा। हाँ, तो भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने आया, पैर छुआ रवि दुबे का, ये वो, और बड़ा अजीब सा शकल सूरत। तब तक एक हमारे पास वो ट्रेवलर्स वाला आया। अच्छा। तो पता नहीं क्या सूझी उसको, बोले भैया कौन बाबा जी? मैंने कहा भाई अब्बुज बाड़ हमारे यहाँ बस्तर में, वहाँ से ये आए हैं, शिमला जाना है बाबा जी को, लेकिन यहाँ पे वो रुक गए हैं, तो अब इच्छा हो रही कि घुमा जाए। अब तो बोले मेरी गाड़ी चलिए ना, मैं ले चलता हूँ आप लोग को, तो फकीर आदमी हैं, साथ में आए हैं, तो मैं बहुत सस्ते में घुमा दूंगा। तो उसने अपनी ट्रेवलर बस में हम लोगों को दिल्ली घुमाया, बहुत कम रेट में। अच्छा, बाबा जी की वजह से? बाबा जी की वजह से। और रास्ते पर हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते रहे, तो उनको लगा कि कोई ये लोग आदिवासी लोग हैं, कोई बहुत भीतर से आए हैं। अच्छा। तो बड़ा मजा लेते हुए हम लोगों ने दिल्ली तो मतलब ऐसा आपने मतलब बाबा जी का इस्तेमाल किया जी। और मुझे लगता है कि वो बाबा जी अबूजमाड़ के बाबा जी नहीं थे, गाउन वाले बाबा ज्यादा थे। गाउन वाले बाबा ज्यादा थे। अब उसके बाद का किस्सा सेकंड पार्ट, शिमला का। हम लोगों को कालका जो ट्रेन जाती है, अच्छा, कालका जी होते हुए शिमला, तो हम लोगों को एक बस में बैठाया गया और सेना की सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में। हम लोगों ने कहा भाई हम लोग को तो जाना है, ड्रामा देना है हमको। क्या लोगों ने कहा कि नहीं, चाहे जान चले जाए हमारी, लेकिन हम शिमला जरूर जाएंगे। अच्छा। तो एक बस में हम लोगों को ट्रेन में बैठा दिया गया। और अगर आप गए हो तो शिमला जो जाती है ट्रेन कालका जी, सोलन होते हुए जाती है। हाँ, तो हाँ, बस वो वहीं में आ रहा हूँ मैं। अच्छा।
तो उसमें जब हम लोग बैठे, चंदू शुक्ला, रवि दुबे, विनायक अग्रवाल, पल्ले ताम्रकार, तमाम कलाकार लोग, छोटे से छोटे डब्बे खिलौने वाली ट्रेन, और वो चली, बड़ा आनंद आ रहा था हम लोगों को। तो अचानक एक जगह मैंने देखा, उसमें डब्बे भी बहुत लिमिटेड होते हैं, ट्रेन रुकी, एक स्पॉट तो ऐसा आया राजकुमार भाई की, ऐसा घूमती है ट्रेन यू टर्न, आप यहाँ उतरिए और फिर जब ट्रेन आपके सामने आ जाए तो वापस जाके बैठ जाइए। अच्छा। बड़ा मजा आता है। तो एक जगह मैंने देखा कि सोलन कोई जगह थी, तो वहाँ ट्रेन रुकी। सोलन में एक शराब की फैक्ट्री भी है, बहुत अच्छी फैक्ट्री है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ। अच्छा, तो, वहीं पे आ रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि क्या है कि मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा संस्मरण आपके पास होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। दरअसल हम लोग भी जब थिएटर करने जाते थे तो उस जगह हाँ, रुकते थे। तो मुझे आइडिया नहीं, हम पहली बार जा रहे थे ना। अच्छा। फिर अचानक मैंने देखा कट टू 5 मिनट बाद चंदू शुक्ला, हाँ। वो एक ढलान आती है पहाड़ी के नीचे, अच्छा। और नीचे बस्ती है, कुछ फैक्ट्रियां, कुछ बस्ती। चंदू शुक्ला बहुत बढ़िया हास्य कलाकार भी हाँ, थे। बहुत जबरदस्त, मतलब वो 24 घंटे ही हास्य के मूड में रहते जी, थे। जी, जी। वो उतर रहे हैं। अच्छा, मैं चूंकि डायरेक्टर था तो मेरे दिमाग में टेंशन कि भैया ये नीचे पहाड़ी के नीचे उतर रहा है, ढलान है, ये कब ऊपर आएगा, ट्रेन चल देगी, क्या होगा, कैसा होगा। हालांकि उसका बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन किसी कलाकार को हम छोड़ के आगे तो बढ़ नहीं सकते थे। सही है, सही है। तो हमने कहा पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, चिंता में थे। हमने बताया यार वो चंदू जा रहा है नीचे। लोगों ने भी देखा, आवाज भी दी, वो कहाँ सुनने को तैयार, वो तो चढ़ता चढ़ता नीचे उतरा, और देखा 10-15 मिनट बाद वो ऊपर आए। चंदू थोड़ा ड्रिंक करने के शौकीन थे, पूरी भिलाई और दुर्ग की बिरादरी जानती थी। मुझे थोड़ा- लगता है कि वो वहीं जा रहे होंगे। नहीं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप तो पूरा राज मेरा जो है वो खुलने जा रहे हैं। मजेदार बात ये थी कि वो ऊपर आके हम आवाज दे रहे हैं, चंदू चंदू चंदू, वो हमारे पास नहीं आया, वो सीधा इंजन की तरफ गया। अच्छा। जो ट्रेन में इंजन था वहां गया, फिर वहां से हमारे पास आया। अच्छा। और आते साथ फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार क्या तमाशा है, यह हम लोग प्रदेश में है, ड्रामा देने जा रहे हैं, तुम नीचे उतर के बिना बताए हमको, ट्रेन चले जाती तो। बोले जाती कैसे भाई साहब? मैंने क्यों? अरे बोले हम नीचे वो है ना, क्या है, हमारी दवाई की दुकान। उन्होंने हाथ दिखाया, मतलब समझ गया कि शराब लेने गए हो। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो तो ठीक है, सोलन है। बोले यहाँ बहुत सस्ती मिलती है। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन चले जाती तो बोले जाती कैसे? बोला क्यों? बोले मैं ड्राइवर की चप्पल पहन के गया और ड्राइवर को ये बोल के गया था भैया तेरे लिए भी एक पवा ला दूंगा। अच्छा, अच्छा, तो जब तक मैं नहीं आता ट्रेन नहीं जाती। हमने अपना सिर पकड़ लिया यार, कैसे? मैंने कहा यार चंदू भाई तुम तो फंसा देते आज। तो इस तरीके का सोलन का, हालांकि हमें मुर्गी वालों को बेस्ट वजन गौड़ अवार्ड मिला। शिमला में बहुत वाहवाही हुई और हम लोग आए। उस पर मैंने आर्टिकल लिखा था दहशत के 10 दिन। हम लोगों ने 10 दिन गुजारा वहाँ शिमला में और दिल्ली में। चंद साहब, हमने सुना है, पढ़ा भी है, कहा जाता है ना कि सबका मालिक तो एक है, लेकिन अभी तो जो हम कुछ देख रहे हैं मीडिया में, मोदी ही सबका मालिक दिखता है, इस वजह से अखबारों में खबर नहीं छप पाती। तो मैंने एक किस्सा सुना था आपके बारे में कि एक बार जब आप अखबार लाइन से जुड़े थे तो आपने अपने ही मालिक के खिलाफ खबर छाप दी थी। ये इतना साहस आपके अंदर कैसे आया, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, साहस वाली बात नहीं थी। मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूँ, जैसा आपने बताया अभी दर्शकों को। अमृत संदेश थे, मैं ब्यूरो चीफ रहा, आंखों देखी नलिनी सिंह के साथ जुड़ा रहा। और समाचार पर आधारित मेरा कार्यक्रम बहुरंग भोपाल दूरदर्शन से कम 6-7 सालों तक प्रसारित होते रहा, जिसमें मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो समाचार में देते रहता था। प्रिंट मीडिया में मैंने देखा कि जो छोटे अखबार में स्वतंत्रता है तो वो ज़्यादा मज़ेदार, जैसे पैट निकलता था दुर्ग में, अभी भी निकल रहा है, ऐसे कई अखबार थे। तो उस समय गंजपारा दुर्ग से दिनेश मिश्रा निकालते थे करार, उसमें रमेश वर्मा शरद संपादक। जी 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 जी, साहित्यकार। तो वो मेरे पास आए, बोले यार हमारा करार अखबार निकल रहा है और हमको भिलाई में जितनी खबरें आपके पास रहती है, आप तो नेतागिरी भी करते हो, व्यवसायी भी हो, लोगों के बीच जाते हो, तो आपसे अच्छी खबरें मिलेगी और आप जो दोगे वो छपेगा। मैंने कहा देख भाई, अगर जो दूंगा छपेगा तभी मुझे रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है रखेंगे। तो मैंने करार दैनिक अखबार का बोर्ड लगा दिया, शाम को बढ़िया खबरें भेज दिया करता। उसमें मोबाइल का जमाना था नहीं, हाँ, लिख के भेजना, लिख के भेजता था। और ट्रेडर मशीनें चलती थी जिसमें नांदगांव से आके लड़कियां, जैसे आपने विज्ञापन दिया और मेरे पास आपकी फोटो नहीं है, आपका 200 रुपए का विज्ञापन छापना है, तो हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक होता था एक बड़ा घिसा पटा, उसमें चेहरे नहीं दिखते थे,
उस ब्लॉक को लगा देते थे, नीचे लिख देते थे श्री राजकुमार सोनी, अच्छा। स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा। इस तरीके का वो जमाना था। तो हम से पूछते भी थे, यार अखबार निकल रहा, अच्छा अच्छा बढ़िया निकलता था अखबार हमारा। करार मतलब एक हाँ, कहना चाहिए कि काफी नाम था। तो मैंने कई बार पूछा भी, यार हमारे इसमें भैया मालिक कौन कौन है ये तो बता दो, किस कौन निकालते हैं, क्या है क्या। बोले यार तुमको आम खाने से मतलब है ना, तुम्हारी खबरें छप रही है ना, तुम्हारी कोई खबर नहीं रुकेगी। कहा, ठीक है। और जैसा तुमको मालूम होगा शायद राजकुमार, कि उस समय मेरे डिपो में पॉलिटिशियन से लेकर कलाकार से लेकर और काफी लोग आया करते थे। तो शाम को थोड़ी सी महफिल भी जमा करते थे। वो आपका बसंत टॉकीज के सामने जो सामने आसपास चला। जो डिपो हाँ, था, हाँ, जी हाँ। जी। तो वहाँ पर बड़े बड़े नेता आते थे, बैठते थे, और वो एक प्रकार से कहना चाहिए मिलन स्थली थी सभी तरीके के लोगों की। समाचार भी छप रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि शायद 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन था वो। तो शाम के हमारे जो दोस्त थे, उनको बैठकी वाले दोस्त भी थे। अब आप तो जानते हो, नाम बोलने से मतलब नहीं है, कुछ तो बेचारे दिवंगत भी हो गए हैं। हाँ। तो हमारे एक मित्र थे, शाम को आए, बोले यार जन साहब ढाबे से खाना मंगाओ। मैंने हाँ तो खाने खाना तुमको? बोले नहीं नहीं, बोले व्यवस्था है। अच्छा। तो मैंने कहा यार व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब दारू बोलिए ना, हाँ, सीधा हाँ। दारू दारू। देखिए ऐसा है, दारू बोलिए। लोग समझदार हैं आजकल, समझ अच्छा, जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तो रोज के पीने वाले थे वो। अच्छा। तो मैंने कहा आज तो बेटा तुम्हारा ड्राई डे है। हाँ, अरे बोले ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हाँ। मैंने क्यों? अरे बोले हम लेके आए हैं, मिल रही है खुलेआम। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम यार, अच्छा। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारे कई साथी तो बेचारे कल से लेकर रखे हुए हैं कि आज नहीं मिलेगी, हाँ। अब तुमको मिल गई। अच्छा। तो बोले नहीं नहीं, वहाँ विजय टाकीज के पास में जो ठेका है ना, वहाँ मिल रही है, खुला मिल रही है। बोले लाओ तुम पैसा तो और ला देता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा। अब मेरा जो है पत्रकारिता वाला दिमाग सक्रिय हुआ। तो चूंकि उस दिन तो अखबार बंद था, मैंने शाम को सुबह मैंने खबर भेज दी कि शराब आ गई मतलब। कि हाँ, कि जहाँ सारे मतलब हिंदुस्तान में 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे दिवस पर है ना शराब खाने बंद रखे जाते हैं और लोग इसके ड्राई डे के नाम से जानते हैं, वहीं भिलाई में फलानी फलानी जगह पर अच्छा। खुलेआम जो है वो शराब बिक्री हो रही थी। और ये शासन प्रशासन आबकारी विभाग जो है ना, इनकी ढील पकड़ जो हो साबित हो गई और वो छप गया अच्छा। कि भिलाई विजय टाकीज के पास में फलाने फलाने दिवस पर खुलेआम मदिरा विक्रय हुआ है ना। शासन क्या कर रहा है, इस टाइप से एकदम बैनर लगा, तान दिया होगा। तान दिए। अब वो छपने के बाद में शाम को मेरे पास खबर आई कि हमारे संपादक महोदय सरस जी, रमेश वर्मा सरस बुला रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा क्या बात है भाई, कोई खास विसन विसन है क्या, कोई खास न्यूज़ भेजनी है? बोले यार खास क्या, तुमने तो ऐसी न्यूज़ भेज दी है कि मेरा दफ्तर बंद हो रहा है। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, दफ्तर क्यों बंद होगा? अरे यार तुमने बोले अपने मालिक के खिलाफ खबर छाप दी, अच्छा। भेज दी। अच्छा। अच्छा। मतलब मालिक? बोले हाँ, तुमने जिस जगह का जिक्र किया है, जिस ठेके का जिक्र किया है, वो अपने दुरुप के फलाने फलाने हैं, सुच्चा सिंह का ठेका और उनका ठेका है। अच्छा, सुच्चा सिंह का और ठेका। तुमने यार उन्हीं का छाप दिया। बोले हमको सुबह से हमारी परेड हो रही है। मतलब आपके जो अखबार के मालिक थे वो शराब के ठेकेदार थे? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे वकील भी थे। अच्छा, वकील भी थे? भंवर सिंह जैन, मवरलाल जैन वगैरह भी थे, नहीं, और भी कई लोग थे। पर जो अखबार के मालिक थे, जो करार पेपर निकालते थे, वो तो शराब के ठेकेदार थे ना? नहीं, उसमें कई पार्टनर थे। अच्छा अच्छा। उसमें एक पार्टनर वो भी थे। तो जैसे अभी कई अखबार के मालिक हैं, कोई कोयला बेचते हैं, कोई लोग तेल बेचते हैं, क्या है ये, कुछ लोग वो बाउंड बेचते हैं। आज से नहीं हो रहा है कि मुझे कोयला खान लेनी है तो मैं फलाना अखबार निकालूं, ये पहले से चल या रहा है। फलाना है। हाँ, ये तो बहुत पुराना खेल है। तो मैंने कहा यार तुमने कभी बताया मुझे कि भाई हमको इन के खिलाफ कभी खबर नहीं देनी है, तुमने कहा तुम्हारी खबर छपेगी चाहे जैसे भी हो। और मुझे खबर मिली, मैंने भेज दिया, मुझे क्या मालूम कि आपका अखबार के मालिक हैं। बहुत बड़े साहस की बात थी जैन साहब कि आपने अपने अखबार के मालिक के बारे में छाप दिया। एक प्रसंग और मुझे याद आता है, शराब से जुड़ा हुआ है। तो एक बार विद्याचरण शुक्ल भी जेल गए थे, पुरुषोत्तम कौशिक भी जेल गए थे जी, और आप बीच में थे। एक तरफ अगल में वो थे, बगल में पुरुषोत्तम कौशिक थे, तो आप बीच में सैंडविच बन गए थे। तो मैंने ये भी सुना है कि एक बार आपने जेल में भी शराब मंगवा ली थी, मामला क्या है भाई? जेल में तो सुरंग सुना था, जेल में शराब? मैंने अगर मंगवाई भी थी तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने मंगवाई। अच्छा। लेकिन जिनने मतलब
जिसने भी मंगवाई अच्छा, उसने जेल में मंगवाई। अच्छा। और ये किस्सा मेरे ख्याल से राजकुमार भाई 97 में जनता दल जब बनी, लोक दल बना और जनता दल बना, हाँ हाँ। 2 दल बने, चौधरी चरण सिंह का और एक बीपी सिंह का। अच्छा तो उस समय जनता दल में शायद ही मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोगों को भी बहुत कम, जो आज की पीढ़ी है, अच्छा। ये मालूम नहीं होगा कि विद्याचरण शुक्ला और पुरुषोत्तम कौशिक, हम्म जो उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम, मतलब 2 धुरम अलग अलग धुरी माने जाते रहे, कि कभी साथ में आंदोलन किया होगा। अच्छा। ये लोगों को कल्पना में नहीं है, शायद हो सकता है आपको भी जानकारी में ना हो। तो इन लोगों ने रायपुर कमिश्नरी में, जो अभी राजभवन के पीछे कमिश्नरी हुआ करती थी, वहाँ इन्होंने एक प्रदर्शन किया। अच्छा। प्रदर्शन क्या किया, घेराव किया उसका। तो जब घेराव किया तो दुर्ग से मैं, राघवेंद्र गुप्ता और भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर रायपुर आए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। उस समय कौशिक जी भी थे, विद्याचरण जी थे। हम लोगों ने मतलब उस समय कोई मांग को लेकर उनके नेतृत्व में धरना दिया, और धरने के बीच में आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहां पर एक काला बैनर दिखाया गया हमको। अच्छा। उस बैनर पर लिखा था कि दंगाइयों, अच्छा। ये जगह खाली कर दो, नहीं तो गोली चालन हो जाएगी। अच्छा। अब उसको जैसे ही लोगों ने पढ़ा और उन्होंने कुछ डराने के लिए, शायद उस समय, मेरे ख्याल से बहुत पुरानी बात है ये, 97 के आसपास या उससे पहले की हो सकती है, जैसे ही वो गोली की फायरिंग की आवाज सुनी और वो बैनर को देखा तो भगदड़ मच गई। और मैंने एक तमाशा, गजब तमाशा देखा कि मेरे बगल में जो हमारे दुर्ग के राघवेंद्र गुप्ता खड़े थे और भी कई लोग थे, हमारे बगल में एक दीवार थी, भागने की जगह नहीं थी, चारों तरफ धक्का मुक्की चल रही थी। वो दीवार मेरे ख्याल से कम 12-14 फीट ऊंची थी, अच्छा। और उसको उस पर मैदान था, अच्छा। कमिश्नरी के उधर खाली जगह थी। और जैसे ही वो फायरिंग हुई और बैनर दिखाया गया, तो मैंने एक शख्स को, मेरा ख्याल है वो शायद राघवेंद्र गुप्ता ही रहे होंगे, अच्छा। उनको मैंने प्लेन दीवार पे छिपकली की तरह चढ़ते और कूदते हुए देखा। भाजपा में चले गए थे क्या बाद में राघवेंद्र गुप्ता? है, भाजपा में चले गए थे क्या? उनके पिताजी शिक्षा मंत्री भी रहे पहले। अच्छा, उस भाजपा समय- में थे। उस समय नहीं, उस समय जनता दल रहा। हाँ, नहीं, उनके पिताजी मंत्री भी रहे, और ये भी बाद में उन्होंने दल चयन कर लिया था। वैसे विद्याचरण जी के उस समय नजदीक थे ये। अच्छा। अच्छा। तो मैंने बड़ा नहीं, वो मैंने भाजपा का इसलिए जिक्र किया कि ये इस तरह की दीवार विवाल में चढ़ने की जो प्रवृत्ति है ना, वो कुछ इस तरह के लोगों में ज्यादा है। ये तो देखिए घटना भी होगी, अभी यहाँ छिपकली गिर जाएगी तो आप 4 फीट ऊपर उठ जाओगे। तो फिर वो क्या ये हुआ होता जेल है। में, बताइए। तो देखिए, जो अब सर कट्टू आता हूँ मैं। जी जी। तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा तुम दोबारा को 12 फीट तो छोड़, तुम 6 फीट चढ़ के दिखा दो मेरे को। बोले यार पता नहीं कैसे, एकदम बोले मेरे को जो भी मिला, पत्थर मिला, ये मिला, मैं बोले कूद गया। खैर हम लोग जेल में थे, कट्टू में जेल आता हूँ, रायपुर सेंट्रल जेल। अच्छा। और उस जेल का वो बैरक, अच्छा। जो 1-2 वो फाटक पार करके हमको जो दिया गया था, हम लोग राजनीतिक पॉलिटिकल लोग थे, तो पॉलिटिकल में तो सभी लोग थे, पर मैं जिस बैरक में था, उस बैरक में एक तरफ विद्याचरण शुक्ल माननी, अच्छा। और एक तरफ कौशिक जी, नांदगांव के विधायक, वो अपने विद्याभूषण ठाकुर, ये लोग थे, और बीच में मैं था। तो 2 किस्से हुए कि सुबह 7 बजे मैंने, मेरे साथियों ने दरवाजा पीटना शुरू किया उठ के। अच्छा। चाय 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 चला भाई, चाय ला, जैसे आप लोग। तो विद्या भैया बोले कौन है ये, तो बताया भी ये संतोष जैन है, दुर्ग के हैं, और समाजवादी नेता है, तो इनके साथ आए हैं सब। अच्छा। तो मेरे को बोले आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कहा देखिए शुक्ल जी, हम लोग क्या है कि कभी सत्य में ताने वाले हैं नहीं, और हमारा जो हथियार है काम कराने का, वो गाली है। चाहे हमारे दरबारा सिंह हो, चाहे विद्याचरण हो, मैंने कहा सब इसी तरीके से काम कराते हैं, हल्ला गुल्ला करके, चिल्ला के, घेराव, प्रदर्शन, तो आदत पड़ी हुई है। खैर उस बीच चाय आ गई। इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि हम लोग अचानक गिरफ्तार किए गए थे, तो पता लगा कि हमारे कुछ लोग कपड़ा लेकर घर से, चड्डी बनियाइन वगैरह सब लेके आए हुए हैं। तो हम लोग जेल के फाटक में इकट्ठे हो गए। तो हमारे दुर्ग से, गुप्ता परिवार से भी आए थे, और तांबेकर परिवार से कुछ लोग कपड़ा लेके आए थे। तो जब सब लोग ले रहे थे कपड़ा, तो पहरेदार चेक कर रहा था। तो मेरे बगल में जो हमारे मित्र थे कोई, उसमें 2-3, महेश शर्मा वगैरह ये लोग, तो इन लोगों ने पता नहीं कैसे एक सूचना भिजवाती थी दुर्ग कि जब आप कपड़े वगैरह प्रस्तुत लेके आओगे तो उसमें एक बम्पर रखवा देना। दारू? अब बम्पर रखवा देना, हाँ, समझते हो आप क्या? ब्रांड तो पता नहीं जो भी है, मुझे आइडिया नहीं थी। तो जब वो लेके आया और कपड़ा दिया, तो जैसी मैं लेने लगा, क्योंकि राघवेंद्र गुप्ता वगैरह है, उसमें पता लगा कि बगल के रूम में
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें कौशिक जी बैठे। आप देखिए गेट के बगल में एक हाँ रहता है ऑफिस था, इसमें पुरुषोत्तम कौशिक, विद्याचरण और बाकी नेता लोग, ये बकायदा पूरा प्रेस बैठा हुआ है और हम लोग इधर कपड़े ले रहे हैं। कपड़े नहीं नाम मतलब अमृत अमृत नहीं नहीं, कपड़े मतलब बहुत लोगों को सबके आए थे ना, अच्छा, किसी की सबके चड्डी कपड़े। बनियान, किसी का पेस्ट, किसी की दातून, किसी का कुछ, क्योंकि कितने दिन रहेंगे निश्चित नहीं था। हाँ, तो जैसे ही उसने हम लोगों का नाम लिया, राघवेंद्र गुप्ता या महेश शर्मा जो भी नाम लिया, तो वो लोग भीतर थे, तो उसको शायद महेश शर्मा या मैंने याद नहीं ठीक से, जैसे ही मैं लेने लगा तो वो पहरी ने वो छीन लिया हमसे। अच्छा वो क्या है, अंदाज से उनको लग गया कि ये कपड़ा नहीं है, इसके भीतर कुछ और है। अच्छा और अब हम लोग घबराए, तो उसने कहा ला दिखाओ दिखाओ, खोलो उसको, क्या है क्या है क्या है। मैं कहा भाई कुछ नहीं, कपड़े और क्या है यार, अरे दिखाओ बोले। तो जैसे उसने खोला तो साला एक इतनी बड़ी बोतल उसमें अच्छा भीतर में, चड्डी के भीतर। अच्छा ओहो और जैसे उसने देखा और हमारे होश गुम कि बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, साला पूरा आंदोलन जो है अच्छा कल ये क्या पता नहीं क्या मोड़ ले लेगा। हम्म। और अचानक मेरे भीतर का कलाकार जागा। फिर अच्छा मुझे लगा कि ये तो इससे बड़ी घटना दुर्घटना तो हो नहीं सकती कि हम लोग एक अच्छी भावना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग क्रांतिकारी माने जाते हैं, और जेल, हालांकि वो किसने कहा मुझे मालूम नहीं लाने के लिए, और लाने वाले ने लेके भी आ गया क्योंकि उसको लगा पॉलिटिकल लोग हैं, इनको छूट होगी। अच्छा अंदर मतलब चलती हाँ। होगी ऐसा कुछ। हाँ अच्छा लोग क्या है उसमें कुछ जानते हो आप, अच्छे बुरे सब लोग आते हैं। तो कमाल है भाई। किसी ने बोल दिया हाँ लिया ना, हम संभाल लेंगे। अब सारे संभालने की जगह छोड़ के, और अब हमारी हालत, हमको पसीना आने लग गया कि हमने कहा, यार ये होगा क्या। ये मुझे लगता है कि आप लोगों की घटना से ही प्रेरित होकर बाद में लोगों ने जो है वो खरबूजे में गांजा और कुमड़े में बोतल वो तो जेल में रहने के प्रेरणा बाद, ली होगी लगता है। जेल में रहने के बाद बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी कि लोग किस तरीके से क्या करते हैं, वो अलग होता है। हाँ। मैंने तुरंत पर पकड़ लिया उसके सिपाही के मैंने कहा भैया मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ यार, अरे भैया इसमें दवाई है यार, मेरे को लेना जरूरी है, मर जाऊंगा यार। हम कौन सा जुर्म किए भाई, मर जाएंगे यार, एहसान जिंदगी पर नहीं भूलेंगे भाई। अच्छा और एकदम बिल्कुल आंसू मेरे एकदम बहने लगे, और एकदम पता नहीं क्या लगा, और एक दो लोग भी, भैया इसको बचा लो, ये हार्ट वाले हैं, ये आ गए हैं। और ये क्या कौन सा जुर्म करके आए, कोई मर्डर करके तो नहीं आया हूँ भैया मैं। मतलब देखिए थिएटर का कलाकार हाँ। कहाँ मतलब अपने तो पता नहीं क्या दया है ही। अच्छा वो फेंक भी नहीं सकता, मतलब वो तो बहुत भैया तेरी सेवा कर रहे यार, जो भी होगा यार, ऐसा करके फिर मैं किसी तरीके से अच्छा उसने ठीक है, मालूम नहीं पड़ना चाहिए किसी को। अच्छा पसीज गया। हाँ ये आप बिल्कुल तुरंत अभी खत्म करेंगे 5 मिनट में। मतलब सिपाही ने हाँ, अनुमति दे दी अनुमति दे दी कि आप जेल में पी लीजिए अंदर जल्दी दवाई। वाह वाह क्या बात है। क्योंकि काफी हमने कहा दयालु दवाई है भाई ये हमारी। काफी दयालु प्रवृत्ति का सिपाही। तो जो भी हो, अब इस बीच क्या हुआ कि जेल में साले शैतान लोगों को मालूम पड़ गया, लड़कों को हमारे, अच्छा कि कुछ आया मटेरियल, अच्छा कितना है क्या किसी को आइडिया नहीं। अब वो हमारे मित्र जो थे 2-3, वो तुरंत लिए उसको, भागे। तो बाथरूम जो छोटे छोटे थे उनमें लोहे की बाल्टी हुआ करती थी। हाँ वो जो शौच इत्यादि जाने हाँ, के बाद और इनामेल का एक वो डब्बा वो हुआ करता था, व्हाइट कलर का कप। अच्छा अब देखिए किस्सा, कट टू बाथरूम। वो हमारे दोनों शैतान मित्र, मेरे को भी उन्होंने बुला लिया, और फटाफट उन्होंने जो इनामेल का मग्गा सफेद सा हुआ करता जो सेना में और एनसीसी हाँ में वो मिलता बहुत है। लंबे समय तक रेलवे में भी रहता था। हाँ चैन से बांध के रखना, बस वही चीज है, शौच के डब्बे में। वो शौच का डब्बा, बस उसमें पालिश रहती है थोड़ी, उसमें उन्होंने डाला, और लगभग मेरा ख्याल है कि पौन बाटल खत्म कर दी। अच्छा 3-4-5 लोग तो सब भरे हुए थे। अद्भुत सुरा प्रेमी है भाई। अब सुनिए, उसके बाद में बाहर हल्ला हो गया, फलाना भैया जिंदाबाद, फलाना भैया की जय, ये वो। फिर बोलते भैया हम भी, भैया हम भी, भैया हम भी। अब सवाल ये था साला कर ये बात बाहर चले जाए या हल्ला हो जाए या कुछ प्रेस वाला को मालूम पड़ जाए, बड़ी मुसीबत। और हम लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, यार ये बहुत गलत हो गया यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, हम लोग राजनीति में आए हैं। किसने बोला साले बुलाने के लिए, वो उसको बोल रहा, जो भी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि अब करें क्या, बाहर जो 8-10 लोग खड़े हैं। तो फिर क्या हुआ, हमारे एक दोस्त का दिमाग चला, या कहना चाहिए मनोविज्ञान, कि जो इतनी सी बची थी उसको उन्होंने डाल दिया बाल्टी में। अच्छा बाल्टी, लोहे की बाल्टी में। अच्छा और नल खोल दिया थोड़ा सा, और खोलने के बाद में क्या हुआ कि बंद कर दिया नल को, तो लगभग 1/4 बाल्टी अच्छा छोड़ के, ये मतलब भर के रख दी। लोग बाहर आए
उन्होंने कहा जाओ भाई, एक एक दो दो जन जाओ और थोड़ा थोड़ा लेना, ज़्यादा नहीं है। अब उनको ये मालूम नहीं था कि एक ही बॉटल, उनको लगा कि जखीरा आया होगा भाई, नल राजनीति से में भी आया। शराब निकल रही है ऐसा लग रहा हाँ, होगा। उनको लगा होगा पता नहीं कितनी आई क्या है। हाँ। मज़ेदार बात ये हुई कि जितने भी 8-10 लोग थे वो सबको ज़्यादा चढ़ी, पीने वालों से ज़्यादा उनको चढ़ी जो खाली पानी पी के आए थे। और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, अच्छा। फलाना भैया जिंदाबाद, फलाना ये जिंदाबाद। तो वो ये कौशिक जी और ये लोग निपट के आए, बोले क्या बात आज ये लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं भी क्या बात है, खुश हैं सब, आप लोगों के नेतृत्व में राजनीति चल रही है बढ़िया, और ये वो करके। तो इस तरीके को किस्सा बाद में फिर क्या वो छुपता तो है नहीं। तो दुर्ग में फिर लोगों ने बताया कि भैया ये शैतान लोग, इनमें से कुछ कभी भी आंदोलन हो या आप लोगों को बदनाम कर देंगे, तो इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। तो इस तरह का किस्सा हुआ। चलिए दोस्तों, ये थे संतोष जैन, और इनसे हम फिर किसी मौके पे ज़रूर बातचीत करेंगे। तो इनके बहुत सारे रोचक मगर अनछुए पहलुओं को हमने सुना। इनके पास बहुत सारे किस्से हैं, और मैं आपको बता दूं साथियों, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैन साहब इन दिनों एक किताब लिख रहे हैं, और वो किताब बहुत जल्द प्रकाशित होगी, जिसमें इस तरह के बहुत से रोचक किस्से जो उनकी राजनीति से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो उनके और भी दूसरे कामकाज, फिल्म से जुड़े हैं, जो थिएटर से जुड़े हैं, ये सारे किस्से उसमें वे कलमबद्ध कर रहे हैं। हम उनसे फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।